नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने भी सोच के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि मैं दोबारा से एक एस्ट्रोलॉजर को ले आया हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं 5-6 महीने में एक बार कोई एस्ट्रोलॉजी की वीडियो बनाता हूं। लेकिन टाइम डिफिकल्ट है, हमें कई पहलों के ऊपर बात करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा अपने आप को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखने में लगता है कि शांति है, लेकिन शांति है या तूफान से पहले की शांति है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। रीना जी की एक प्रेडिक्शन थी जो बहुत पहले थी कि मोदी जी के जाने का वक्त आ गया। क्या ये वो वक्त है जहां पर उनको जाना पड़ेगा? अगर ऐसा है तो आगे क्या होगा? अगर नहीं है तो ये सिचुएशन जो क्रिएट करी गई है इसको हम संभालेंगे कैसे? स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होगा? ये सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करनी बहुत जरूरी है। और एक और बैड न्यूज है आज की, वो ये है कि हमारे यहाँ से जो फॉरेन के बैंक्स हैं उन्होंने अपनी दुकानदारी बंद कर बाहर जाने का प्लान कर लिया है। 4 बड़े बैंक यहाँ से जा रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों पे आज डिटेल में बात करेंगे रीना जी के साथ। रीना जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। जय सिया राम। जय सिया राम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन सुमित जी। आपके सभी ऑडियंसेस को भी बहुत नमस्कार। रीना जी, सबसे पहले एवरीबॉडी इज वरीड कि मोदी जी ने हार मान ली कॉकरोचों से। और क्या मोदी जी का ये सबसे बुरा टाइम है, सबसे लोएस्ट टाइम है? क्या उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने गेन करी है, क्या सब कुछ लूज करने के बाद, हारने के बाद वो छोड़ के चले जाएंगे? सुमित जी, पहले भी मोदी जी के चार्ट के बारे में हमने बात की थी और डिस्कस किया था। तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हिज चार्ट। आई थिंक सब लोगों को पता है कि उनकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक लगन का चार्ट है उनकी कौन सी दशाएं चल रही हैं, मंगल की महादशा, ये सबको पता है। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। मैं स्ट्रेट पॉइंट पे आती हूँ। और पॉइंट ये है कि उनकी वर्ष फल कुंडली के हिसाब से, जो कि पिछले साल 17 सितंबर 2025 को बनाई गई थी, जिसपे मैंने रिसर्च की और पढ़ा, आपसे शायद बात हुई थी या किसी और प्लेटफॉर्म पे, जब मैंने कहा था कि उनका ये बड़ा चैलेंजिंग पीरियड है। उनका चैलेंजिंग पीरियड पहले से शुरू हो गया था, मगर 2025 सितंबर के बाद उनके चैलेंजेस बहुत ज्यादा पीक पे थे। और अभी जो समय है, क्योंकि उनका वर्षफल अभी उनके 17 सितंबर 2026 उनका वर्षफल दोबारा क्रिएट होगा, तब तक का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल रहेगा, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि वो सभी सिचुएशन से, सभी परेशानियों से, सभी चैलेंजेस को पार करके बिल्कुल विद फ्लाइंग कलर्स ही इज गोइंग टू कम आउट एंड ही विल हैव सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग, ये भी मैंने कहा था। और जो अभी लोगों को लग रहा है कि मोदी जी हार गए, या सीजेपी जो आई, एक पार्टी जो कॉकरोच जनता पार्टी बन के आई और यूथ सड़कों पे उतर आया, प्रोटेस्ट हुए, और उस बात से जो है दिल्ली जंतर मंतर पे जब भी प्रोटेस्ट होते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, तब सरकार जो है वो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो हार जाती है। सिवाय इसके बाकी और जितनी भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी एरियाज हैं, सब में सरकार ने बहुत काम किया। पर जहां भी प्रोटेस्ट की बारी आती है वहां सरकार कभी संभाल नहीं पाती। ऐसा एक टैग लाइन, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बना दिया गया है अबाउट इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मोदी जी बदलेंगे, और जो कुछ भी अभी हुआ है वो भी एक बहुत ही जबरदस्त कूटनीति का हिस्सा है, क्योंकि इट्स अ स्मॉल गेम ऑफ अ बिगर प्लान। I always have said कि he is the चाणक्य। लोग अमित शाह जी को चाणक्य बुलाते हैं, लेकिन he is the चाणक्य because whatever even Amit Shah is doing or whatever any other minister is doing, that is only because मोदी जी की नीति है। उनके पास भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स की हो, चाहे वो उनकी अपनी जो कार्यकर्ता हैं उसकी टीम हो। So he is playing a very very big game right now, जिसको अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं, ना ही सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जा रहा है। लेकिन उनकी कुंडली जो बताती है, मैं तो उनके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से ही बता पाती हूँ। सो उस हिसाब से अभी मोदी जी का समय खराब है, बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन जैसे ही 17 सितंबर 2026 आएगा, उसके बाद आप देखेंगे किस हिसाब से वो बहुत कड़े फैसले लेंगे रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, रिलेटेड टू जुडिशरी, related to so many policies, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बदलाव, ऐसी चीजों के लिए जो मासेस को, जनता को मदद करेगा। कुछ ऐसे मुद्दे जो बहुत सालों से चले आ रहे थे, जिनका कोई हल नहीं था, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता था, लेकिन अभी आप देखेंगे
कि सितंबर 2026 से लेके सितंबर 2027, When I say September 2026, some people misinterpret कि मैम ने तो ये डेट दी थी. What I mean to say is the whole 1 year, September 2026 to September 2027 का वो पीरियड होगा जिसके बीच में आपको पॉलिसीज बनती दिखेंगी. एंड टू बी प्रिसाइज, जो हमारा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, जो मार्च 2027 में बदल जाएगा, अभी उसके जो राजा हैं वो बृहस्पति हैं, जो ज्ञान के कारक हैं, जो पॉलिसीज के कारक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के कारक हैं. सो जुपिटर राजा हैं और मंत्री कौन है? मंगल. सो मंगल मतलब प्रोटेस्ट्स, अग्रेशन, यूथ का सड़कों पे उतरना, ब्लड शेड्स, वॉर लाइक सिचुएशंस, लड़ाई झगड़े, सो वो सब हम सड़कों पे देख रहे हैं. सो मंगल जब है, मंगल एक ऐसा हेडस्ट्रॉन्ग प्लैनेट है जो ये सब काम करा रहा है. बट एट द सेम टाइम जुपिटर क्योंकि राजा है, वो मंत्री से भी एक स्टेप ऊपर है, तो वो देख रहा है सब कुछ और गलत सही को मेजर करके वो ऐसी कुछ रूल्स, नॉर्म्स या संविधान में बदलाव लाएंगे जिससे ऐसी पॉलिसीज बनेंगी जिससे आम जनता को और यूथ को बहुत फायदा होगा. सो वट एवर सिचुएशन इज बीइंग क्रिएटेड बाय द एक्सटर्नल फोर्सेस, and when I say external forces, people will say I'm talking like an analyst, but no, it's not like an analyst. जब भी बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में आते हैं, पास्ट इवेंट्स हम देखते हैं, तो वहां पे आप देखेंगे ऑपोजिशन एक्टिव होता है. ऑपोजिशन या एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिव होते हैं जो आपके इंटरनल सिस्टम को करप्ट करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ बिकॉज इट्स clearly seen in the planets and the nakshatras. So और भारत की जो कुंडली है उसके तीसरे घर में 5 प्लैनेट्स हैं जिनमें से 3 अश्लेषा नक्षत्र में हैं. और जुपिटर जो ट्रांजिट में है वो कहने के लिए तो उच्च के हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है. हाँ, वो उच्च के हैं, उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे भी, जैसे गोल्ड में बढ़ोतरी, गोल्ड के प्राइसेस में बढ़ोतरी, पॉलिसीज का बनना, लेकिन वो अश्लेषा नक्षत्र में आए हैं. वी शुड नॉट फॉरगेट, क्योंकि नक्षत्र जो है वो बीज है एक ग्रह का. अब 3 ग्रह ऑलरेडी अश्लेषा में है, बृहस्पति अश्लेषा में आ गए, शनि के साथ कनेक्शन बना लिया, जो शनि आखिरी राशि में और आखिरी नक्षत्र रेवती में है. तो हम क्या देखेंगे? बहुत बड़ा बदलाव इन द इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे. शनि कल से यानी कि 27 जुलाई से वक्री भी हुए हैं. अब जब वो वक्री हुए हैं तो वक्री होके वो वापस से रेवती नक्षत्र से उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जा रहे हैं, तो और नेपच्यून को मिलेंगे, तो सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे. जितने गड़े मुर्दे हैं वो उखड़ेंगे, जितनी पुरानी बातें हैं जो दबी हुई थी वो निकलेंगी, और उन दबी बातों पे, उन दबे हुए इश्यूज पे जो कि भारत के लिए काफी समय से परेशानी क्रिएट कर रहे थे, उन पे उनके हल निकलेंगे, पॉलिसीज बनेंगी. सो ये बहुत क्लियर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, चाहे वो पार्लियामेंट हो, राज्यसभा हो, आपका जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप में चेंजेस हो, चाहे पॉलिसीज में बदलाव हो. ये बहुत बदलाव अच्छे हैं. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अस. इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. जो सिचुएशन बनी हुई है उसमें तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज अभी दिख नहीं रहा, लेकिन तभी मैंने आपको कॉल किया आज कि भाई आगे क्या होगा. बट आपने एक बात करी कि एक्सटर्नल फोर्सेस की. हमने देखा कि यूके के अंदर मोदी रिजाइन के नारे लग रहे हैं, वहां पे पोस्टर लगाए गए हैं, ग्रेटा थंबर्ग को बुलाया गया है. आपको लगता है कि अब वो ओपनली बाहर आ रहे हैं कि या उनकी फ्रस्ट्रेशन है कि किसी तरीके से मोदी जी को बाहर निकाला जाए, और क्या अगले 1 साल में मोदी जी जाने वाले हैं? बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि मोदी जी के जाने का वक्त आ गया है. आपने यूरोप की बात कही. यूरोप एक डूबता सूरज है. यूरोप एक डूबता सूरज है. ईस्ट उग रहा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया. जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं जो सूर्य को वर्शिप करते हैं, सन लॉर्ड को वर्शिप करते हैं, अगर उसे हम देसी भाषा में बोलें तो सनातनी हैं, वो सारे देश, वो सारे कॉन्टिनेंट्स अपवर्ड मूवमेंट में हैं, वो उठ रहे हैं. और जितने भी ऐसे वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले देश हैं, या वेस्ट कह लीजिए शॉर्ट में, वो फॉल कर रहा है, उसका डिक्लाइन हो रहा है, डेमोग्राफिकली, पॉलिटिकली, कल्चरली, फाइनेंशियली, एवरी विच वे. सो जब कोई देश इन तीनों चारों तरीके से फॉल कर रहा है तो उसका डाउनफॉल पक्का है. और यूरोप में भी, यूरोप की सड़कों पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऐसा भी मैंने पहले कहा था कि इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से हमारे देश के जो राजा हैं, जो श्री नरेंद्र मोदी जी, हम ज्योतिषीय संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर को भी राजा बोलते हैं, तो उनके ऊपर वर्बल या एक एक एक्शन के तरीके से स्कैम जैसा, या उनके ऊपर एक
ऐसा अटैक जैसा होगा। लेकिन इट ऑल विल बी क्लियर। उनका नाम पहले एप्स्टीन फाइल में लाया गया, उसके बाद और किसी स्कैम में लाया गया, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है जिसमें उनका नाम घसीटने की कोशिश की गई है। सी, आई एम नॉट प्रो बीजेपी, बट आई एम डेफिनेटली प्रो समबडी हु हैज ट्राइड to enhance the image of the country. So as a countryman, as a citizen, I would say we should be very thankful to our leadership. And मोदी जी हम सबको चाहिए, because वो हमारे लिए निश्चल रूप से काम करते हैं और मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं. When I say that, I am not playing with my credibility, because I only said that वो अपने टर्म पूरा नहीं कर पाएंगे, which is true, but he will be stepping up from the position of prime minister. उसके ऊपर तो एक ही पोजीशन बनती है. वो तो पोजीशन हम समझ गए हैं. वैसे भी 2027 में वो कुर्सी खाली होने वाली है. चलिए, ये तो हो गया कि मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है, इसलिए चिंता मत कीजिए. जो लोगों की चिंता है कि क्या होगा, देश को कैसे संभाला जाएगा, ये तो हो गया. अच्छा, एक बड़ी बड़ी विचित्र सी एक चीज है कि जो हमारी इकोनॉमी है, अब जो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही हैं, मैं मनी को फॉलो करता हूं कि मनी की मूवमेंट्स कैसे हो रही है. मैं देख रहा हूं कि मनी की मूवमेंट हमारे स्टॉक मार्केट से दोबारा से पैसा बाहर जाना शुरू हो गया. फॉरेन के बैंक्स हैं वो बंद हो रहे हैं. और मनी की एक चीज है कि जब वो देखती है कि इनस्टेबिलिटी आने वाली है तो मनी बाहर जाना शुरू होता है. क्या आपको लगता है कि अब दोबारा से ये इनस्टेबिलिटी मनी को दिखनी शुरू हो गई और वो उन्होंने कंट्री को छोड़ना शुरू कर दिया? और क्या ये इकोनॉमी के लिए अब अच्छे संकेत नहीं है? जी बिल्कुल. सुमित जी, अगेन इट्स ऑल रिसर्च बेस्ड. मेरी अपनी रिसर्च में जो मैंने पाया और जब मैंने पीछे जाके पास्ट इवेंट्स देखे, तो जब जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं, अभी तक शतभिषा नक्षत्र में थे और अब धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आते हैं जो कि 18 साल बाद होता है, तब इकोनॉमी का फॉल होता है, स्टॉक मार्केट में क्रैशेस होते हैं, फाइनेंशियल उथल पुथल मचती है टू दैट एक्सटेंट जहां बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं और ग्रेट डिप्रेशन जैसा जो पीरियड है, जो समय है, वो आ रहा है. 2027-2028 में भी राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आए थे. 2027-28 में अगर जाके गूगल करें आपके ऑडियंसेस तो वो देखेंगे. सो राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आए, वो ऐसा पीरियड था जब इकोनॉमी का क्रैश हुआ. ये समय वही दोबारा से वापस आया है. अभी राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आप समझिए बस आ ही गए, आने ही वाले हैं, अगस्त में आएंगे. सो जैसे ही ये होगा आप देखेंगे कि ये इकोनॉमी का क्रैश होना शुरू हो जाएगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे, और भारत भी अछूता नहीं रहेगा. डेफिनेटली जब यूएस, जिसको कि आज की डेट में नंबर 1 माना जाता है फॉर द वैल्यू ऑफ इट्स डॉलर एंड अदरवाइज, जब उस पे असर पड़ेगा तो भारत पे तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर पड़ेगा ही. रीना जी, मैं आपको एक आपकी प्रेडिक्शन याद दिलाता हूं. आप ही ने बोला था एक बार कि देखिए, दो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट हो रही हैं. कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे है कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि मोदी जी का बड़ा डिफिकल्ट टाइम है, दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि फाइनेंशियली जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, इकोनॉमी में बुरा हाल होने वाला है ग्लोबली और भारत को भी असर होगा. लेकिन आप ही है जिन्होंने बोला था कि रुपया जो है या डॉलर है उसकी वैल्यू 10 रुपए से कम हो जाएगी. अब ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं? मोदी जी जाने वाले हैं, इकोनॉमी नीचे आने वाली है और रुपया 10 हो जाएगा. क्या हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ने वाली है या डॉलर की ही कम होने वाली है, जिसके कारण हमारी बल्ले बल्ले होने वाली है? बिल्कुल. सो टू आंसर दिस क्वेश्चन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ब्रिक्स की जो फाउंडेशन डे की कुंडली है उसके ऊपर मैंने रिसर्च की, और उसमें जो 4-5 कंट्रीज हैं उनके फाउंडेशन डे की कुंडली पे भी मैंने रिसर्च की, और मैंने पाया कि ब्रिक्स इस समय, और साथ में कंपैरेटिव स्टडी के लिए यूएसए की कुंडली जो कि लियो लगन की है. तो जब, अब मैं यहाँ पे कुंडलियां एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज अदरवाइज पीपल विल गेट बोर्ड, बट जस्ट टू टेल यू द जिस्ट ऑफ इट, व्हाट आई सी इज कि ब्रिक्स की कुंडली और बाकी जो 4-5 कंट्रीज उसमें हैं उनकी कुंडली के हिसाब से ये नजर आता है कि कोई ऐसी करेंसी, एक कॉमन करेंसी आने वाली है फॉर्म में, बीइंग में, जो कि डॉलर को नेगेट कर देगी, उसकी वैल्यू को, उसको इग्नोर करना शुरू कर देगी. The moment that currency, and this is not happening, this is a long term prediction. ये कोई अगले साल या उसके अगले साल नहीं हो रहा है. This is a long term prediction. So you will see a common currency coming, which will take the place of dollar. And the moment it will happen, डॉलर का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, डॉलर का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, अस्तित्व खत्म हो जाएगा. और जब डॉलर का अस्तित्व खत्म हो जाएगा फिर वो धीरे 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 फॉल करेगा.
और जब डॉलर फॉल करेगा तो वो सिंगल डिजिट तक आएगा, आप देखिएगा। चलिए, ये लंबी प्रोडिक्शन है, लेकिन ये होकर रहेगा कि डॉलर जो है वो 10 रुपए में वो मिलने वाला है, या उससे भी कम। इन्होंने कहा था लेस देन 10 रुपीज। चलिए, वी विल वेट फॉर दैट। अब एक क्वेश्चन और है, आपने बोला कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो तेज हो रही हैं, और मैंने एक चीज नोट करी है कि जब जब आपके ऊपर चारों तरफ से एक एक प्रेशर डालने की कोशिश किया जा रहा है, हमें मालूम है कि बाहर की फोर्सेस वो अमेरिका में हो, वो चाइना हो, अभी चाइना ने आज थोड़ी सी गर्मी सर्दी करनी शुरू कर दी है हमारे एलएसी के ऊपर। पाकिस्तान ऑलरेडी वो तैयारी में है, क्योंकि वो खुद अपने घर में घुसा हुआ है और फंसा भी हुआ है, वो कोई ना कोई हरकत करने की कोशिश करेगा। आपको लगता है कि कोई ऐसा भी चांस बन रहा है वेयर अ वॉर माइट हैपन ऑन इंडिया, बिकॉज हम चारों तरफ से घिरे हैं, अंदर से और बाहर से भी घेरने की कोशिश की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए कोशिश तो यही है कि पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला दिया जाए। जो गवर्नमेंट आज की डेट में इंडिया का नेतृत्व कर रही है, उसको हिला दिया जाए, उसके अंदर ऐसे बदलाव, ऐसे चेंजेस लाए जाएं इंटरनली। जैसे टर्माइट होती है जो वुड में, लकड़ी में लग जाती है और धीरे धीरे उसको खोखला कर देती है अंदर से, उस तरीके के एलिमेंट्स को हमारे सिस्टम में छोड़ा गया है, एंड दे आर डूइंग देयर जॉब, बट ऑनेस्टली वो अनसक्सेसफुल रहेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। पर क्योंकि ये इस तरीके के अटेम्प्ट्स हुए हैं, तो डेफिनेटली वो खोखलापन आ गया है, आ रहा है, और वो बहुत हद तक हमें डिस्टर्ब भी करेगा इकोनॉमिकली ऑल्सो। और हमारे जो लीडरशिप है वहां पे बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। और ये भी बात पक्की है, क्योंकि शनि अपनी आखिरी राशि में है, तो जो भी पिछले 20-30 साल में गड़बड़ कर रहा है उसका लेखा जोखा सामने आएगा सुमित जी। और ये समय क्लेंजिंग का है, अगेन आई विल रिपीट, ये समय क्लेंजिंग का है। जब तक शनि मीन राशि में है क्लेंजिंग होगी, और उसके बाद मिड 2027 के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Who's right, who's wrong, who's friend, who's foe, everything will be very clear। और उसके बाद समय आएगा एक्शन का। एक्शन के ऊपर तो ये है कि आज ही ईडी का जो नोटिस है वो पहुंच गया है राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तरफ कि भैया आपने जो नेशनल हेराल्ड के केस में जो कुछ धांधलियां करी हैं उसके लिए 3 हफ्ते का टाइम दिया है। मुझे लगता है जो दूध का दूध और पानी का पानी, यहाँ तो सारा पानी ही पानी है, दूध तो ये पहले ही पी के थे। अब आखिरी क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि डिफिकल्ट टाइम है, लोग घबराए हुए हैं, क्या होगा? लोगों को लगता है कि मोदी गवर्नमेंट इतना सॉफ्ट क्यों चल रही है, ये सख्ती से काम लिया जा सकता था लेकिन अभी सरेंडर कर दिया है। बहुत लोगों के स्टेटमेंट्स हैं या उनके कमेंट्स हैं। बट ऐसे डिफिकल्ट टाइम में हमें क्या करना चाहिए, कौन सी प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए जो देश की सेवा हम कर सकें या देश की हेल्प कर सकें, इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट दीजिए प्लीज। बहुत ही सिंपल जवाब, इसमें तो किसी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत भी नहीं है। As a citizen, as a human being, and as a citizen of India, we all should be doing our bit. सबसे पहले तो हमें पिछले 10 साल में आराम से बैठ के इंटरोस्पेक्ट करना चाहिए कि किस लीडर ने देश के लिए क्या किया, और बहुत शांति से, अनबायस्ड होके। द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड कि आपको उससे फायदा हुआ या नहीं हुआ, नुकसान हुआ, फायदा हुआ, क्या हुआ, उसका जजमेंट आप लेते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपको किसके लिए खड़ा होना है। आई एम नॉट हियर प्रोमोटिंग और कैंपेनिंग अबाउट एनी पार्टी। आप अपना अपना मत लें, अपना अनबायस्ड होके पॉइंट ऑफ व्यू लें, और फिर अपने तरीके से जितना हो सकता है सपोर्ट करें उस पार्टी को या उस गवर्नमेंट को या उस लीडर को जिसने देश को आगे बढ़ाया, जिसने देश को एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाया, जिसने सनातन को वापस अपने जड़ों से जोड़ने की कोशिश करी। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। ईच वन ऑफ अस शुड अपना अपने हिस्से का आप कोशिश कीजिए। जब बूंद बूंद करके घट भर सकता है, घड़ा भर सकता है, एक ओशन क्रिएट हो सकता है, उसी तरीके से जब हर कोई एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चीजों को सोचेगा और समझेगा और सिर्फ अपने आप अकेले बैठ के इंट्रोस्पेक्ट करेगा रादर देन गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स कि कोई क्या कह रहा है, अपने दिमाग से सोचिए। वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, वी ऑल आर लर्नेड पीपल, तो हम उसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एंड देन जस्ट ट्राई टू हेल्प पीपल जिनके पास आज कमी है किसी चीज की और आप देने लायक है। अगर आपका हाथ ऐसे है तो अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करें, कलेक्टिव प्रेयर्स करें, बिकॉज ये इतना बड़ा कर्मा का डेट है ना जो
देशों पे आता है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल का कार्मिक डेट नहीं है, ये देशों का कार्मिक डेट है। एक एक देश में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं। सो कितना हैवी ये डेट होगा सुमित जी, आप समझिए। सो इसको एक सिंपल सा मैं बोलूं कि ऐसा कुछ उपाय कर लीजिए ये कट जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। वी ऑल हैव टू डू थिंग्स इन अ वेरी कलेक्टिव मैनर, और सही और गलत को अगर आप समझ जाते हैं तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी, बिकॉज अदरवाइज वी ऑल विल बी इन ट्रबल। सो वेरी वेरी क्लियर मैसेज। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। हमें अपना काम करना है कि देश के साथ खड़ा होना है, ना कि देश के अगेंस्ट होना है। दिस इज अ डिफिकल्ट टाइम। और जो लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि जी कॉकरोचों ने ये कर दिया, वहां पे गाली गलौज हुई, उन्होंने जितनी गंदी से गंदी लैंग्वेज हो सकती है वो बोली, आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, वो जो 1000-2000 लोग थे वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं करते, मोदी जी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो इंस्टाग्राम पे एक वीडियो लेके आते हैं तो 330 मिलियन यानी कि 33 करोड़ लोग अगर वीडियो देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि उनके पीछे कौन है। वो 1000 लोगों को आप रिप्रेजेंट नहीं बोल सकते, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल ऑफ भारत। और 33 करोड़, जो आप देखिए नंबर कैसा है, 33 करोड़ लोगों ने उनकी पहली वीडियो को देखा, और हमारे देवी देवता भी 33 करोड़ ही होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि हमारे पीछे कौन है। तो रीना जी, this video was very necessary just to understand what is going to happen, what we need to do, what are the difficult and good times which are going to come. आपने good times भी बताए हैं और difficult times भी बताए हैं। I hope people can understand कि ये टाइम collectively इस देश को आगे लेके जाने का है, ना कि कमियां निकालने का कि मोदी जी ने ये क्यों नहीं किया, डंडे क्यों नहीं मारे, ये क्यों कर दिया, सरेंडर को कर दिया। कुछ भी सरेंडर नहीं है। रीना जी ने क्या बोला कि ये बड़े प्लान का छोटा सा उदाहरण दिया है। बड़ा प्लान करना है तो छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो बड़ा प्लान, वो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें मालूम है कि बड़ा प्लान क्या है, क्या दिमाग में सोचा है, पीछे कौन से ताकतें हैं जो इनको गिरवाने के लिए लगी हैं। वो अब यूके में और अमेरिका में ऑलरेडी मुहिम शुरू हो गई है। सो प्लीज गैदर योर एनर्जीज, कम टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर टू सेव अवर कंट्री। सनातन के ऊपर काम शुरू हो गया है, हम सब लगे हैं। गिलहरी वाला जो प्रयास है, हम सब लगे हैं करने के लिए कि किसी तरीके से मिलकर हम देश को आगे लेके जाएं। लेट्स मूव टुगेदर। रीना जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉजिटिव मैसेज विच यू हैव गिवन। मैंने इसलिए थोड़ा सा रैप अप कर लिया ताकि लोगों को पता लगे। तो थैंक यू। जय सिया राम। आपको कोई क्लोजिंग कमेंट है तो प्लीज आप दे सकती हैं। सुमित जी कि बहुत ऊंचाइयां छूने वाला है, क्योंकि ग्रहण जो मैं देख पा रही हूँ, जब राहु की महादशा शुरू होगी 2032 में, तब तक सब कुछ हो चुकेगा। आई टॉक अबाउट ट्रिपल सी, which is the first C is going on right now, which is cleansing. Second C is the consolidation part, and the third C is the conquering part. So जब हम conquering part को पार कर जाएंगे, जब शनि जो है वो रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे 2030 में, मिड में, उस समय आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 3 होगा। और वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब आप पॉजिटिव तरीके से लेके जब चलें तो उसको ऐसा समझें कि जब भी कुछ नया आने वाला होता है, कुछ नूतन आने वाला होता है, तो पुरातन हटता है, पुराना हटेगा, वैकेंसी क्रिएट होगी, तभी तो नया आएगा। सो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें दीमक लग गई थी, वो जब हटेगा उसके बाद एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर राहु की महादशा में भारत को टेक्नोलॉजिकली, और मंगल की तो दशा चली रही है, तो अभी डिफेंस में, तो डिफेंस में अच्छा हो गया, टेक्नोलॉजिकली सुपर्ब हो गया, स्पिरिचुअली नंबर 1 हो गया, पॉलिटिकली सब कुछ अलाइंड हो गया, एंड वी आर नंबर 1, यू नो, एंड वी विल बी देयर टू सपोर्ट एंड हेल्प द अदर कंट्रीज, जैसे कि ग्लोबल साउथ, छोटे कंट्रीज जो हमारी तरफ, दे विल लुक अप टू अस एज अ एंकर, यू नो। तब जब भारत उनकी मदद कर रहा होगा तो स्टेप बाय स्टेप भारत एक उसको रिकॉग्नाइज करा जाएगा as a very helpful friend, and that will be the time when slowly and gradually Bharat will become veto power. So we have a very bright future, I would say. So let's wait very patiently and have trust in the process. Have trust in the process and trust in our leadership. महादेव पे थोड़ा सा विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा। So रीना जी, thank you so much for all this wonderful news today. Thank you. Jai Siya Ram. Thank you so much. Jai Siya Ram.